ये काफी साल पहले की सच्ची कहानी है। एक छोटे से गांव रामपुर में गरीब किसान मोहन लाल रहता था। वह गांव के जाने माने जमींदार सूर्य प्रताप सिंह के खेत में काम करता था। मोहन लाल का एक बेटा भी था जो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही तेज था, लेकिन पैसों के कारण उसे पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और अब वह भी अपने पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू कर देता है। पिताजी, आप कुछ भी कहो, लेकिन मेरा दिल नहीं करता कि ऐसे दूसरों के खेत में मजदूरी करो। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, कोई ना कोई बिजनेस तो कर ही लूंगा। देखो बेटा, किसी भी इंसान का दिल नहीं करता कि वो मजदूरी करे, लेकिन उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि वो बेचारा मजबूरन उस काम को करता है। अगर हमारी ऐसी हालात नहीं आती तो क्या मैं तुम्हारी पढ़ाई ऐसे बीच में छुड़वाता? मेरा सपना था कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनो ताकि इस भोले भाले गांव वालों की मदद कर सको, लेकिन शायद वो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। इतना कहकर दोनों लोग खेत की जुताई करने लगते हैं। गरीबी एक ऐसी बीमारी है जो काबिल इंसान को भी अपने आगे झुकाकर रख देती है, लेकिन आकाश एक ऐसा लड़का था जो अपनी गरीबी को मिटाना चाहता था, लेकिन बेचारा अपनी हालात के आगे मजबूर था। समय बीतता है और दुर्भाग्य देखो, मोहन लाल की मृत्यु हो जाती है। आकाश पहले ही गरीबी से लड़ रहा था, लेकिन अब उस पर एक और नया संकट आ चुका था। वाह भगवान वाह, क्या आपकी लीला है। एक मुसीबत हटी नहीं कि दूसरी मुसीबत सर पर लाद दी। पिताजी, आप मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं अकेला क्या करूंगा पिताजी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब आकाश के पास कोई पैसा और कोई राशन नहीं बचा था। उसकी मजबूरी थी कि पेट पालने के लिए खेतों में काम करे, लेकिन आकाश तेज था। वह कुछ नया करने का सोचता है। अब घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है। अगर पिताजी के कहे अनुसार खेती करूं तो कभी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि बचपन से पिताजी खेती ही किए हैं, लेकिन आज तक उन्होंने एक घर भी नहीं बनाया। आखिर मैं क्या बिजनेस करूं जिसमें लोग इंटरेस्ट लें और धंधा अच्छा चले? क्यों ना पिताजी का सपना पूरा किया जाए। उनका सपना था कि मैं पढ़ लिख कर अपने गांव वालों की मदद करूं, लेकिन पैसे ना होने के कारण पढ़ाई पूरी नहीं हुई। लेकिन लोगों की मदद तो कर ही सकता हूं, क्योंकि इस गांव में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास बुद्धि नहीं है। अगर मैं बुद्धि की दुकान खोल दूं और अक्ल का सौदा करूं तो कैसा रहेगा? आकाश एक बुद्धि की दुकान खोलने का फैसला करता है, क्योंकि वह काफी तेज और बुद्धिमान इंसान था। कुछ ही दिनों में आकाश एक दुकान खोल लेता है जिसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखवाता है, अक्ल का सौदा। आओ आओ भाई, अक्ल ले लो। अक्ल छोटे बड़े सभी के काम आएगी। आइए, नई बाजार में नई दुकान। आकाश को अक्ल का सौदा करते देख लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे मोहित देख, आकाश अकल का सौदा कर रहा है। अरे वाह रे आकाश वाह, क्या बुद्धू बनाने का एक नया धंधा खोल लिया। पिताजी को मरे साल भी नहीं हुआ और तुम अपना नाटक शुरू करती है। भला अकल भी बेचने की चीज है, और कौन लेगा तुम्हारा अकल? अरे हाँ भैया, ये तो अकल का सौदा कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सबसे पहले इसका ही अकल कहीं खो गया है। अरे आकाश, क्या तुम पागल हो गए हो? भला अक्ल भी खरीदने की चीज है जो लोग तुमसे खरीदेंगे? अरे चलो भैया, हम लोग तो बेवकूफ हैं, हमारे पास अकल कहाँ? हमारे माता पिता हमें अकल दिए ही कहाँ? हम लोग तो पागल हैं। अरे सुनो आकाश, थोड़ा हमें भी बुद्धि दे दो, हम सब पागल हैं। आकाश बेचारा कुछ नहीं बोलता। उसे लग रहा था कि शायद उसने यह कदम उठाकर कोई गलती कर दी है, लेकिन फिर वो सोचता है, अरे नहीं नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। कोई काम शुरुआत में थोड़ी समस्या खड़ी करता ही है। मैं कुछ दिन देखता हूँ, अगर ग्रोथ मिली तो ठीक, नहीं तो आगे देखा जाएगा। इतना कहकर आकाश फिर से आवाजें लगाने लगता है। आओ भाई, अक्ल का सौदा करो। अपने धंधे में कहाँ नुकसान हो रहा है पता करो। कम पैसों में अपना जीवन सुधारो। आओ भाई आओ, बुद्धि की दुकान आपके लिए ही बनी है। आकाश को लोग कितना भी भला बुरा कहे, लेकिन वो अपना काम करता ही रहा। धीरे धीरे उसकी दुकान की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। अरे भाई, तुम्हें पता भी है, आकाश ने एक दुकान खोली है जिसके बोर्ड पर साफ लिखा है, अक्ल का सौदा। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। भला अक्ल भी कोई चीज है जो वो सौदा कर रहा है? हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। ऐसा वो क्या हमें दिमाग देने वाला है जो हमारे पास नहीं है? मुझे लगता है ये पैसा कमाने का एक ढोंग है
और हम जैसे भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ बनाने का एक नया तरीका। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन आकाश की दुकान पर इक्का दुक्का लोग ही आते हैं, और वह भी उसका मजाक उड़ाने के उद्देश्य से। आकाश काफी परेशान होता है, लेकिन उम्मीद की एक चिंगारी उसके दिल में हमेशा जल रही थी। हे भगवान, यह आपकी कैसी लीला है। आज पूरे 1 हफ्ता हो चुका है और इस 1 हफ्ते में केवल 50 रुपए का ही धंधा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल इस गांव वालों को मालूम जरूर पड़ेगा कि मेरी बुद्धि कितनी जरूरी है इनके लिए। उसी गांव में एक बहुत ही कंजूस और मक्खीचूस पंडित चतुर्वेदी अपनी मूर्ख पत्नी माया देवी के साथ रहता था। पंडित पैसों वाला तो था, लेकिन एक नंबर का कंजूस था। अजी, क्यों ना आप दान दक्षिणा मांगना छोड़कर बुद्धि की खेती करें। दान दक्षिणा में क्या रखा है? देख नहीं रहे आए दिन लोग समस्या से ही परेशान हैं। और अगर हम लोग अक्ल की खेती करेंगे तो लोग हमारे पास अक्ल खरीदने आएंगे, क्योंकि हम लोग पंडित हैं और इसी का फायदा उठाकर लोगों को बेवकूफ बनाएंगे और ढेर सारे पैसे ऐंठेंगे। अरे चुप करो माया, भला कौन अक्ल खरीदेगा? क्या लोग बेवकूफ हैं जो हमारा राय विचार लेने आएंगे? आइंदा मुझसे ऐसी बातें की तो देख लेना, बहुत बुरा होगा। मैं चलता हूँ दक्षिणा मांगने, तब तक तुम घर संभालो। आई बड़ी अक्ल की खेती करने। इतना कहकर पंडित दक्षिणा मांगने चला जाता है। तभी माया देवी को कुछ याद आता है। हाय राम, घर में सब्जी रात से ही खत्म है। अगर समय पर खाना नहीं बनाया तो पंडित जी मुझे फिर से डांट लगाएंगे। एक काम करती हूँ, जब तक पंडित जी दक्षिणा मांगने गए हैं तब तक मैं बाजार से कुछ सब्जी खरीद लाती हूँ। माया देवी बाजार निकल जाती है। बाजार के रास्ते में ही आकाश की दुकान थी। माया देवी जब बोर्ड पर नजर डालती है तो ठिठक जाती है। अरे बाप रे, अक्ल की दुकान! अभी मैंने पंडित जी से अक्ल की खेती करने को कह ही रही थी और यहाँ सौदा होना भी शुरू हो गया। मैंने उनसे कहा था कि इसका डिमांड काफी ज्यादा है, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी ही नहीं। कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, कुछ रुपये की अक्ल खरीद लेती हूँ और पंडित जी को दिखाऊंगी। शायद उन्हें पसंद आ जाए तो अक्ल की खेती भी जल्द शुरू कर देंगे। अरे भैया, अक्ल कितने रुपये किलो है? देखो बहन, मैं अक्ल तोलकर नहीं बेचता, लेकिन हाँ, अगर आप जितना का कहोगी उतना का अक्ल दे सकता हूँ। बस आप ये बताइए कि कितने पैसों का चाहिए। ठीक है भैया, आप एक काम करो, 10 रुपये की अक्ल दे दो। जब कम पड़ेगा तो और ले जाऊंगी। आकाश एक नई ग्राहक देखकर काफी खुश था। वह एक कागज पर कुछ लिखकर उस पंडित की पत्नी को दे देता है। माया देवी जल्दी से बाजार में जाती है और कुछ सब्जी खरीद लेती है। इसके पहले कि पंडित जी घर पहुँचे, माया देवी जल्दी से घर पहुँच जाती है। थोड़ी ही देर में पंडित जी पधारते हैं। अरे पंडित जी, आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। ये देखो, मैं एक दुकान से अक्ल खरीद कर लाई हूँ। इसे देखो और बताओ कि कैसा है। मैंने आपको अक्ल की खेती करने को कहा ही था और लोग उसे बेचना भी शुरू कर दिए। अब तो आपको पता चल ही गया कि मार्केट में इसका कितना डिमांड है। अरे माया, यह बात कौन नहीं जानता कि झगड़ा होते देखना नहीं चाहिए, उसे छुड़ाना चाहिए। लेकिन तुम मूर्ख की मूर्ख ही रहो। फालतू में तुमने मेरे 10 रुपए बर्बाद कर दिए। पंडित बहुत गुस्सा होता है और गुस्से में फिर से वह कागज के टुकड़े को लेकर बाजार निकल जाता है। अरे ओ अक्ल का सौदा करने वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को बेवकूफ बनाने की? यह लो अपना कागज का टुकड़ा और लौटाओ मेरे 10 रुपए, वरना मैं बवाल मचा दूंगा कि तुमने मेरी पत्नी को ठगा है। भला कौन नहीं जानता कि 2 लोगों में झगड़ा हो रहा हो तो खड़े होकर देखना नहीं चाहिए, उसे छुड़ाना चाहिए। और यह बुद्धि तुमने मेरी पत्नी को देकर पैसे ठगे हैं। अरे पंडित जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला 10 रुपए के लिए कोई ऐसा करता है क्या? और मैंने कोई गलत ज्ञान थोड़े ना दिया है। जैसा पैसा वैसा ज्ञान दिया है। और अगर आपको पैसे वापस चाहिए तो आज से आपको यह वादा करना होगा कि जो मैंने आपकी पत्नी को 10 रुपए में ज्ञान दिया है वह इसको नहीं मानेगी और 2 लोगों में झगड़ा हो रहा हो तो नहीं छुड़ाएगी, क्योंकि यह अक्ल मैंने ही दिया है। इसलिए आपको एक पेपर पर लिख कर देना होगा। धीरे धीरे लोग वहाँ जुट जाते हैं और आकाश की बात से सभी लोग सहमत होते हैं। अरे हाँ पंडित जी, आकाश ठीक कह रहा है। उसने ही यह अक्ल दिया है। अगर आपको पैसे चाहिए तो आपकी पत्नी को झगड़ा छुड़ाने का कोई हक नहीं। अगर आपकी पत्नी ने झगड़ा छुड़ाने की कोशिश की तो आकाश के साथ नाइंसाफी होगी और आपका फायदा होगा, क्योंकि पैसे भी आप लेंगे और साथ में बुद्धि भी। अब आप फैसला कीजिए कि पैसा चाहिए या बुद्धि।
देखो गांव वालों, ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे, लेकिन कोई बात नहीं, इस गांव में ऐसा कोई नहीं जो मेरा पैसा पचाए। ठीक है आकाश, मैं लिखकर तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, यह वादा करता हूँ कि मेरी पत्नी कभी दो लोगों को झगड़ते हुए देखेगी तो उसे नहीं छुड़ाएगी। चलो अब लाओ मेरे पैसे, बड़े आए ज्ञान देने वाले। सुन लो गांव वालों, पंडित जी ने आप सभी के सामने वादा किया है। अगर यह वादे से मुकरे तो आपको मेरा साथ देना होगा। सारे लोग आकाश की बातों में हामी भरते हैं और आकाश पंडित को 10 रुपए दे देता है। अरे सुनो माया, देखो मैंने अपना पैसा वापस ले लिया, और हाँ, आज से तुम बाजार नहीं जाओगी। तुम मूर्ख तो हो ही, और इसी मूर्खता के कारण मेरे सारे पैसे पानी की तरह बहा दोगी, इसलिए आज से तुम घर ही रहोगी। और हाँ, अगर मान लो कभी घर से बाहर निकलोगी तो मेरी एक बात को गांठ बांध लो, कभी दो व्यक्तियों में झगड़ा होते देखा तो रुकना मत, चुपचाप घर लौट आना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। समय बीत जाता है और एक दिन एक ठेले वाले के पास एक ग्राहक आता है। अरे भैया, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो और हाँ, थोड़ा सस्ता दाम लगाना। तभी वहाँ एक और ग्राहक आ जाता है और ठेले वाले से कहने लगता है, अरे ओ ठेले वाले, मुझे जल्दी से 1 किलो टमाटर दे दे, क्योंकि मेरे बाजू में जो खड़ा है मैं इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता, इसलिए थोड़ा जल्दी कर। अरे किसको सुना रहा है रे? तुम्हें दिखाई नहीं देता? पहले मैंने टमाटर का ऑर्डर दिया है, इसलिए तुमसे पहले मुझे मिलेगा। सुनो भैया, पहले मुझे दो। देखो भाई लोग, आपस में झगड़ा मत करो, मेरे पास 1 किलो ही टमाटर बचा है, अब मैं किसको दूं? लो 50 रुपए, और पहले मुझे दो, क्योंकि इससे पहले मैंने पैसा दिया है। पैसा देने से क्या होगा? तुमसे पहले मैं आया हूँ और मैं ही टमाटर लूंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे? आज सारे दिन का गुस्सा निकाल ही लेता हूँ। दोनों लोग ठेले के पास लड़ने लगते हैं। ठेले वाला बेचारा डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पंडित की पत्नी माया देवी आ जाती है। पंडित ने उसे मना किया था कि झगड़ा होते नहीं देखना, लेकिन माया देवी मूर्ख थी। वो खड़े होकर मजे से झगड़े का आनंद लेने लगती है। अरे ओ पंडिताइन, आप इस झगड़े की गवाह हैं। कैसे ये बीच में आकर मुझसे बहस कर रहा था, और देखो कितनी बुरी तरह से मारा भी है। इसलिए जब मैं प्रधान जी से शिकायत करूंगा, आपको मेरा साथ देना होगा, वरना आपको पता है मैं क्या करूंगा। नहीं पंडिताइन, आपको इसका साथ नहीं बल्कि मेरा साथ देना होगा, क्योंकि गलती इसने की है। इसी ने बीच में आकर टमाटर खरीदने की बात की थी, जबकि मैं इससे पहले टमाटर का ऑर्डर दे चुका था। इसलिए आपको मेरा साथ देना है। समझ लीजिए कि यह मेरा हुक्म है, वरना यह बात अब गांव के प्रधान के पास जाएगी। प्रधान पंडित के घर 2 लोगों को भेजता है। सुनिए पंडित जी, आपकी पत्नी झगड़ा होते देखी गई हैं और अब इस झगड़े की गवाह वह बन चुकी है। इसलिए प्रधान जी का यह आदेश है कि पंचायत भवन में कल सुबह 9 बजे हाजिर हों। समय से पहुंच जाइएगा, वरना प्रधान जी गुस्सा हो जाएंगे। पंचायत के फैसलों से पंडित पूरी तरह डर जाता है। वह अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है, लेकिन अब वह कर भी क्या सकता है। बेचारा मजबूरन आकाश से ही सलाह लेना ठीक समझता है और दोनों पति पत्नी आकाश की दुकान पर चले जाते हैं। पंडित आकाश को सारी बात बता देता है। आकाश बहुत खुश था, क्योंकि आखिर पंडित को उसकी जरूरत पड़ ही गई। ठीक है पंडित जी, मैं इसका उपाय बता तो दूंगा, लेकिन हाँ, इसके बदले पूरे 100 रुपए लूंगा। ठीक है आकाश, मुझे यह सौदा मंजूर है। बस तुम मेरी पत्नी को इस जाल से बचा लो। यह लो तुम्हारे 100 रुपए, और इससे बचने का एक सही उपाय बताओ। देखिए पंडिताइन, जब कल आप पंचायत भवन में जाएंगी तो प्रधान जी आपसे कुछ भी पूछे, आप उनका जवाब ऐसे देना जैसे मानो कोई पागल दे रहा हो। कुछ भी अनाप शनाप जवाब दे देना, फिर वह आपको पागल समझकर छोड़ देंगे। फिर आप सही सलामत घर चली आएंगी और कोई शिकायत भी नहीं होगी। ठीक है आकाश, मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुमने बताया है। अगली सुबह होते ही माया देवी को पंचायत भवन में बुलाया जाता है। वहाँ पर दोनों लोग मौजूद होते हैं जो उस दिन झगड़ा किए थे। देखिए पंडित की पत्नी, मैं आपको यहाँ बुलाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं एक प्रधान हूँ और समाज की सेवा करना मेरा धर्म है। इसलिए आप साफ साफ ये बताइए कि उस दिन आपने क्या देखा। इन दोनों में से किसकी गलती थी जिसके कारण झगड़ा हुआ? ये कैसा सवाल कर रहे हैं प्रधान जी? अगर आपको पता नहीं कि किसकी गलती थी, तो आप इनमें एक बार और झगड़ा करा दीजिए, फिर आपको मालूम चल जाएगा कि किसकी गलती थी। लेकिन मुझे लगता है कि उस दिन इनकी गलती नहीं थी, शायद वो लाल टमाटर की गलती थी। कैसे बेचारी वहीं ठेले पर पड़ी रही, आज तक उसे कोई ग्राहक नहीं मिला। हे भगवान, ये औरत तो पागल लग रही है। ये क्या गवाही देगी? अच्छा हुआ कि ये औरत इन दोनों में से किसी को दोषी नहीं ठहरा रही।
वरना खामख्वाह मैं इनको दोषी मान लेता। सुनो, अब तुम यहां से जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं। प्रधान पंडित की पत्नी को छोड़ देता है। माया देवी खुशी खुशी घर चली आती है और पंडित जी से कहती है, देखा जी, मैंने कैसे झगड़े का आनंद भी ले लिया और बिना किसी झंझट के बच भी गई। अरे हाँ माया, तुम बच तो गई, लेकिन मुझे एक नई चिंता सताने लगी है। अगर किसी दिन प्रधान को यह मालूम पड़ गया कि तुम पागल नहीं बल्कि पागल होने का नाटक कर रही थी, तो प्रधान हमें नहीं छोड़ेगा और झूठ बोलने के जुर्म में कड़ी से कड़ी सजा देगा। अरे हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं इस बारे में तो सोचा ही नहीं। एक काम करते हैं, फिर से उस अक्ल के सौदागर से इस बारे में बात करते हैं। मुझे यकीन है इस समस्या का समाधान भी वह जरूर निकाल लेगा। दोनों लोग फिर से अक्ल के सौदागर के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। ठीक है पंडित जी, इस समस्या का हल भी आपको बता दूंगा, लेकिन वो क्या है ना कि मेरा धंधा अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए तरीका अच्छा बताऊंगा तो पैसा भी अच्छा लूंगा। बस ज्यादा नहीं, 200 रुपए लूंगा और इस मुश्किल से आपकी पत्नी को निकाल दूंगा। अब अपनी राय बताइए पंडित जी। देख लो माया, आज तुम्हारी वजह से यह दिन देखना पड़ रहा है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे पैसे मांगे, लेकिन तुम्हारी मूर्खता के कारण आज पैसे पानी की तरह बहा रहा हूं। ठीक है, लो ये 200 रुपए और इसका सही उपाय बताओ जिससे आगे कभी परेशानी ना हो। ठीक है पंडित जी, सुनिए, किसी दिन मौका देखकर प्रधान जी को सारी सच्चाई बता देना कि आप उनसे झूठ क्यों बोली थी। फिर देखना, आप इस समस्या से जल्द छुटकारा पा लेंगी और कभी कोई समस्या नहीं होगी। चलो माया, किसी दिन प्रधान को सारी बात बता देना। और हाँ, आज के बाद कोई काम बिना मुझसे पूछे मत करना, समझ गई? फालतू में इतना पैसा खर्च हो गया। अगले दिन ही पंडित की पत्नी प्रधान जी के पास जाकर सारी सच्चाई बताने लगती है। देखिए प्रधान जी, अगर उस दिन मैं पागल होने का नाटक नहीं करती तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। अगर मान लीजिए मैं दोनों में से किसी एक को दोषी कहती तो आप दंड भी उसी को देते जिसको मैंने दोषी ठहराया। और अगर ऐसा होता तो वह दोषी आदमी आपको कभी वोट नहीं देता, क्योंकि आपने उसे दंड दिया। इसलिए मैंने पागल होने का नाटक किया और देखिए, आज दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं। अरे वाह पंडिताइन, आज तुमने तो वाकई में मुझे खुश कर दिया। अगर तुमने उस दिन सच बोली होती तो उन दोनों में से एक को सजा भोगनी पड़ती और उसके बाद सच में मुझे वोट मांगने में दिक्कत होती। लेकिन तुमने दिमाग लगाया और पागल होने का नाटक किया। सच में मैं बहुत खुश हूं। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। प्रधान जी, यह सब मैंने अकेले नहीं किया। आकाश ने मुझे यह अक्ल बेची थी, उसी के कहने पर मैंने ऐसा किया। अरे वाह, यह तो और भी बढ़िया है। अब मैं इस अक्ल के सौदागर से मिलना चाहूंगा और मैं भी अक्ल खरीदना चाहूंगा। उसके अगले दिन ही आकाश को पंचायत भवन में बुलाया जाता है। आकाश काफी डर रहा था, क्योंकि अचानक उसे प्रधान जी क्यों बुला रहे हैं, यही सोच रहा था। अरे ओ आकाश, मैंने तुम्हारी काफी चर्चा सुनी है। तुम लोगों से अक्ल का सौदा करते हो और तुम काफी तेज और बुद्धिमान इंसान हो, तो क्या तुम मुझसे भी अक्ल का सौदा करोगे? अरे वाह प्रधान जी, ये बात कहकर आपने मुझे एक संकट से निकाल दिया। मैं यही सोच रहा था कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके साथ अक्ल का सौदा करूंगा। लेकिन हाँ प्रधान जी, मैं इसके बदले पूरे 1000 रुपए लूंगा। ठीक है आकाश, ये लो तुम्हारे 10,000 रुपए और मुझे भी अपनी अक्ल दो, ताकि मैं भी समाज के लिए कुछ कर सकूं। आकाश पैसे लेकर एक कागज के पन्ने पर कुछ शब्द लिखता है और प्रधान जी को दे देता है। प्रधान जी जब उस कागज पर लिखे शब्द को पढ़ते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उस पर लिखा था, कोई काम बिना सोचे समझे और जांच पड़ताल के नहीं करना चाहिए। अरे वाह आकाश, ये बात तो तुमने बहुत अच्छी बताई। आज के बाद मैं कभी बिना जांच पड़ताल के कोई काम नहीं करूंगा। अब तुम जा सकते हो। आगे जरूरत पड़ी तो फिर से तुमसे अक्ल खरीदूंगा। आकाश पैसे लेकर खुशी खुशी घर चला जाता है।
अब प्रधान उस पत्र को अपने कमरे की दीवार पर चिपका देता है और हमेशा उसे देखता रहता है। काफी समय बीत जाता है और एक दिन अचानक प्रधान की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। प्रधान अपने पलंग से भी उठ नहीं पाता। तभी उसके 2 नौकर, जो काफी दिनों से उसे मारने का प्लान बना रहे थे, आपस में बातें करते हैं। अरे सुनो दिनेश, आज यह सही मौका है। अगर प्रधान को दवा में जहर मिलाकर दे दिया जाए तो उसका सारा धन हमारा हो सकता है। इसमें तुम्हारा क्या राय है? हाँ विजय, मुझे भी लगता है कि रोज रोज उसके तलवे चाटने से अच्छा है एक दिन कष्ट करके उसको इस दुनिया से ही विदा कर दिया जाए और हम दोनों आपस में सारे धन का बंटवारा कर लें। मैं तैयार हूँ, बस तुम बताओ कब मारना है उसे। एक दिन अच्छा समय देखकर दोनों दवा में जहर मिला देते हैं और प्रधान को खाने को दे देते हैं। प्रधान दवा लेकर एक गहरी सोच में डूब जाता है। तभी उसे दीवार पर सटे आकाश के दिए हुए पत्र पर नजर पड़ती है। उस पर साफ साफ लिखा होता है, बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। आकाश ने तो बताया था कि कोई भी कदम उठाने से पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। कहीं इस दवा में कुछ मिलाया हुआ तो नहीं है? प्रधान बहुत गौर से उस दवा को निहारने लगता है और दिनेश को संदिग्ध नजरों से देखने लगता है। तभी दिनेश घबरा जाता है और अपनी गलती स्वीकार करने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए प्रधान जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। इस दवा में विजय के कहने पर जहर मिलाया है। वो आपको मारकर आपकी जायदाद हथियाना चाहता था और मैं भी उसके दिए लालच में आ गया और सही गलत की पहचान ही नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दीजिए। क्या इसमें तुम लोगों ने जहर मिलाया है? हे भगवान, आज तो मरते मरते बच गया। सुनो दिनेश, आज के बाद से इस गांव में कहीं भी दिखे तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम ही जानोगे। तुम्हें जीने का एक मौका देता हूं क्योंकि तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली। बाकी उस विजय को तो नहीं छोड़ूंगा। दिनेश वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। प्रधान विजय को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, देखो विजय, मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। देखो, पूरा फिट हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों तुम बीमार लग रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह दवा तुम पी लो, क्योंकि इसे तुमने ही बनाया है। अगर तुम इसे पियोगे तो तुम अमीर हो जाओगे। यह लो, इसे पी लो। प्रधान जी, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं क्यों मैं यह भूल गया था कि आप ही मेरे अन्नदाता हैं और मैं आपके ही साथ गद्दारी कर रहा हूँ। लेकिन आप मुझे एक मौका दीजिए। आज के बाद से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अरे चुप करो विजय, यह गलती नहीं बल्कि पाप है, पाप। और मैं यह जान चुका हूं तुम आस्तीन के सांप हो, और सांप को दूध पिलाने का मतलब है अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। इसलिए मैं तुम्हें दोबारा मौका नहीं दूंगा। अरे सुनो श्यामलाल, इस गद्दार को बीच चौराहे पर डंडे से मारो और जब तक इसकी हड्डी पसली एक न हो जाए तब तक मारते रहो। प्रधान विजय को कड़ी सजा देता है और उसके अगले दिन ही आकाश को बुलाया जाता है और उसके दिए गए ज्ञान को सम्मान दिया जाता है। आकाश, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम हमारे गांव में हो। आज मैं मरते मरते बच गया, सिर्फ तुम्हारे दिए उस एक ज्ञान के कारण। तुमने मुझे जो अक्ल बेची थी उसने आज मेरी जान बचा ली। सच में अक्ल ही सबसे बड़ी पूंजी है। धन्यवाद आकाश। प्रधान जी, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके काम आ सका। मैं तो बस अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता था कि इस गांव के लोगों की मदद कर सकूं। और इस तरह आकाश की अक्ल की दुकान पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग समझ गए कि अक्ल ही असली दौलत है। आकाश ने न सिर्फ अपने पिता का सपना पूरा किया, बल्कि पूरे गांव को यह सिखा दिया कि सच्ची बुद्धि ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। आपका साथ हमें और भी मजेदार और प्रेरणादायक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। तो सब्सक्राइब करके हमें और ज्यादा मेहनत करने का हौसला दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।